नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। प्रवासी कथा लेखकों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए अन्नदा पाटनी जी की लिखी हुई कहानी पाखी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। खुले मैदान में एक बड़े समारोह का आयोजन था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, मनमोहक महक लिए ठंडी बयार के झोंके और पास में बहती हुई छोटी सी साफ सुथरी नदी। भला इससे सुंदर स्थल क्या हो सकता था ऐसे आयोजन के लिए, जिसका प्रयोजन ही था अपने प्रचार, ताकि स्पर्धा के इस युग में लोगों, विशेषकर प्रभावशाली तबके के लोगों का ध्यान खींचकर अपनी छवि बना ली जाए। ये समारोह एक नई एनजीओ संस्था का प्रथम प्रयास था। अतः अतिथियों की सूची में मानव संसाधन मंत्री, उच्च पदों पर आसीन आला अफसर तथा नामी कंपनियों के मालिकों के अलावा संभ्रांत समृद्ध परिवार सम्मिलित थे। निमंत्रण पत्र हस्त निर्मित महंगे कागज पर किसी कलाकार द्वारा उद्देश्य को लक्ष्य करता हुआ आधुनिक शैली में रेखांकित चित्र समारोह में सम्मिलित होने के लिए आकर्षित कर रहा था। इस एनजीओ संस्था का नाम था जनहित। जैसा कि नाम से स्पष्ट था, इसका प्रमुख उद्देश्य समाज के विभिन्न जरूरतमंद वर्ग के लोगों की भलाई के लिए कटिबद्ध रहना। सबसे पहले इसके लिए इन्होंने चुना एक अपंग 16 वर्षीय कन्या पाखी को, जिसका एक पैर एक दुर्घटना में घुटने के ऊपर से काटना पड़ा था। ये उस समय की बात है जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अधिक विकास नहीं हुआ था। आज की तरह न मोबाइल फ़ोन थे, न संपर्क के अन्य साधन और न ही जल बिजली के कोई विकल्प। पाखी बहुत ही कष्टकर जीवन व्यतीत कर रही थी। दिन भर माँ बाप का कोसना और जिधर से निकलो लोगों का लंगड़ी लंगड़ी कहकर चिढ़ाना। अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना उसे बहुत कचोटता था। पर सबसे ज़्यादा आहत वो तब होती जब लोग उसे बेचारी कहकर सहानुभूति दिखाते। कुछ दरिंदों ने तो उसकी लाचारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की। कभी निराश क्षणों में दुर्बल हो सोचती कि इतनी लंबी ज़िंदगी अपने दम पर कैसे गुजारेगी, इससे तो मर जाना ही बेहतर है। पर फिर हिम्मत बटोरकर कहती, ये तो कायरों का काम है और मैं कायर नहीं हूँ। तभी सुनने में आया कि कृत्रिम अंगों के निर्माण का बीड़ा कुछ चिकित्सा संस्थानों ने उठाया है। इसके अंतर्गत जयपुर फुट का बड़ा नाम हुआ, जिसने दिव्यांगों के जीवन में विशेष क्रांति ला दी। जयपुर फुट के कारण पंगु व्यक्ति वे सभी कार्य करने में सक्षम हो पाया जो 2 पैर वाला कर सकता था। पाखी आर्थिक दृष्टि से कमजोर तो थी ही, पर उससे भी अधिक उसके लिए दुखदायी था लंगड़ी नाम से संबोधन। इसलिए जब जनहित संस्था ने उससे संपर्क किया तो वो एकदम राजी हो गई। संस्था ने अपने लक्ष्य की शुरुआत पाखी के कृत्रिम पैर लगवाने से की। अपनी साख जमाने के लिए समारोह से बढ़कर क्या प्रचार साधन हो सकता था। एनजीओ के पास पैसों की समस्याएं होती नहीं, बल्कि समाज सेवा के नाम पर न जाने कितने लोगों को भारी तनख्वाह, कार, ड्राइवर, पेट्रोल आदि की सुविधा मुहैया कराई जाती है। समारोह स्थल शहर से दूर छोटी जगह पर था, परंतु रमणीक था। अतः भारी संख्या में अतिथियों ने भाग लिया। जैसा अक्सर होता है, इनमें से अधिकतर की रुचि मनोरंजन और बढ़िया खाने की ओर रहती है। कहने की ज़रूरत नहीं कि यूनिफॉर्म में लैस अनेक वेटर ट्रे में तरह तरह की महंगी शराब से भरे गिलास लिए वेज और नॉन वेज स्टार्टर लिए चक्कर लगा रहे थे। कार्यक्रम विलंब से शुरू होने की घोषणा लगातार हो रही थी, क्योंकि मुख्य अतिथि व्यस्तता के कारण समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। फोटोग्राफर भी उन्हीं के साथ थे, पर लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं था। खाने पीने में जो मशगूल थे, एक आदमी मामूली सा कैमरा लिए घूम रहा था और नौसिखिए की तरह फ़ोटो ले रहा था। देर होने के कारण अंधेरा सा होने लगा था। पता नहीं बिना फ्लैश के वो क्या खींच पा रहा होगा। तभी घोषणा हुई कि मंत्री जी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, अतः उनका व फोटोग्राफरों का आना संभव नहीं हो पाएगा। जो कार्यक्रम दिन में 4 बजे शुरू होकर 6 बजे तक समाप्त होने वाला था, वो मंत्री जी के चक्कर में 6:30 बजे तक शुरू नहीं हो सका था। अंधेरे ने पूरे पैर पसार दिए। रोशनी के नाम पर आसपास के मिट्टी के घरों में जलती हुई लालटेनों की टिमटिमाती रोशनी ही थी। कार्यक्रम तो छोड़ो, पब्लिसिटी के लिए खबर के साथ फ़ोटोज़ बहुत ज़रूरी थी। मोबाइल तो थे नहीं, और उस एक नौसिखिए का कैमरा बिना फ्लैश के क्या खींच पाता। तभी एक सज्जन ने सुझाव दिया
कि वो अपनी मर्सिडीज़ मैदान में लाकर उसकी हेडलाइट्स ऑन कर दें ताकि फ़ोटो खींची जा सकें। हुआ भी वही। अब पाखी को कार से कुछ दूर खड़ा कर उस पर फुल लाइट्स ऑन कर दी गईं। बेचारी अपने ऊपर इतनी तेज रोशनी में बहुत ही अटपटा महसूस कर रही थी। ऊपर से उसे सलवार ऊंची कर नकली टांग दिखाने को कहा जा रहा था। सलवार को थोड़ा और ऊपर करो कि पुकार चलती रही। सबको उसकी टांगें देखने की पड़ी थी। किसी को इस बात से लेना देना नहीं था कि उस जवान पाखी पर क्या बीत रही थी। जब सलवार जांग से भी ऊपर खींचने को कहा गया तो वो एकदम जोर से चिल्लाती पाखी की आवाज़ गूंज उठी, बंद करो, नहीं चाहिए मुझे ये टांग, नहीं खिंचवानी मुझे फ़ोटो। इतना कहकर उसने वो नकली टांग उतार कर फेंक दी। खींचो अब जितनी फ़ोटो खींचनी है। कोई कुछ समझे उससे पहले अपने माता पिता का सहारा लेकर लंगड़ाती हुई वो वहाँ से चल दी। सब सन्नाटे में आकर सकपका गए। पाखी की चीत्कार और उसके चंडी रूप के आगे जनहित वालों की एक न चली। फिर जो अपेक्षित था वही हुआ। कार्यक्रम एकदम असफल, निहित स्वार्थ योजनाएं निष्फल, पर समाचार पत्र पाखी के साहस की खबरों से भरे पड़े थे। पाखी सुबुक सुबुक कर रोती हुई घर पहुंची तो रास्ते भर अपने गुस्से पर काबू किए माँ बाप उस पर फूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। पीटते रहे और कहते रहे, सोचा था तेरी ज़िंदगी तो सुधर ही जाएगी, हमें भी रुपए पैसे की मदद मिलती रहेगी, पर बहादुरी की औलाद सारा गुड़ गोबर कर हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। इतने पैसे ले लिए हैं पर तेरी इस हरकत से अब हम क्या मुंह दिखाएंगे जनहित वालों को। इस पर तो मानो पाखी पागल ही हो गई। बदहवास सी चिंघाड़ने लगी, मार लो जितना मारना है। तब तुम्हारी शर्म कहाँ चली गई थी जब इतने आदमियों के सामने तुम्हारी जवान लड़की को नंगा कर रहे थे? तब शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? पैसे के सामने अपनी बेटी की इज्जत उतरवाने में तुम्हें लाज नहीं आई? माँ बाप गुस्से से पागल थे। अब सारी ज़िंदगी हमारी छाती पर मूंग तलेगी। लंगड़ी से कौन तो शादी करेगा? हमारे पास पैसे नहीं है तुझे बैठकर खिलाने को और तेरी सेवा करने को, इससे तो मर ही जाती। सब दुखी होकर लुढ़क गए, पर पाखी की आंखों में नींद का नाम नहीं था। सोचा था टांग लग जाने से वो आगे की पढ़ाई के साथ कुछ कमाने का जरिया ढूंढ लेगी, पर उसका वो सपना तो चूर चूर हो गया। सच तो है माँ बाप कब तक उसका भार उठाएंगे। दुविधा में थी, पर उसे लगा कि मर गई तो सब समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, उसे भी और घर वालों को भी। थोड़ा बहुत रोएंगे, फिर राहत की सांस लेंगे। चुपके से उठी और बिना आहट के घर से निकल पड़ी। उसे खुद नहीं मालूम था कि कहाँ जा रही थी। चलते चलते रेल की पटरियाँ भी साथ हो लीं, मानो कह रही हूँ कि ज़िंदगी समाप्त करनी है तो आ जाओ हमारी शरण में। लगा ये भी एक विकल्प हो सकता है। तभी उसे किसी व्यक्ति के कराहने की एक आवाज़ सुनाई दी। सोचा उसके जैसा कोई और दुखी भी है। इसी बात ने हिम्मत दिलाई और वो पटरी के पास पड़े व्यक्ति की ओर चल दी। पास जाकर देखा, अधेड़ उम्र का था। एकदम सीधे ही पूछ बैठी, मर भी नहीं पाए? अरे मरने कौन गया था, ये तो कोई मार कर चलता बना। चलो मुझे अस्पताल पहुंचाओ। अरे मैं कैसे ले जाऊं, मैं खुद हैरान हूँ। पर पाखी का मन नहीं माना। एक ऑटो वाले को रोका और उसी की सहायता से उस व्यक्ति को अस्पताल ले आई। खास घायल नहीं था। कुछ घंटों बाद उसे छुट्टी भी मिल गई। वो चलने को हुई तो उस व्यक्ति ने कहा, अधूरा काम मत छोड़ो, अब घर भी छोड़ दो। वो जिंदगी से इतनी विरक्त हो गई थी कि भय और शंका भी उसे डरा ना पाए। हाँ, ये सोचकर उसे तसल्ली मिली कि किसी के लिए कुछ कर पाई। पता लगा वो व्यक्ति अकेला रहता है। क्या वो सही कर रही है अकेले घर में अनजान व्यक्ति के साथ रहकर? पूरी रात गुजर गई इसी ऊहापोह में और सवेरा हो चला। चाय बनाने के लिए पाखी को हिदायत दी गई। चाय पीते पीते वो आदमी हंसकर बोला, मरने की बात तुम्हारे मन में आई कैसे? क्या तुम इसी इरादे से पटरियों पर आई थी? जिंदगी लेने का हक हमें थोड़ी है, जिसने दी है उसे है। पाखी की पूरी कहानी उसने गौर से सुनी। हंसकर बोला, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी। अब एक काम करो, घर तो तुम जाने से रही, मुझे घर की देखभाल के लिए कोई चाहिए, तुम ये काम संभाल लो, तुम्हें महीने की पगार मिलेगी। इसलिए सबसे पहले वही जयपुर फुट लगवाओ। पैसे का हिसाब रखूँगा और अपना बही खाता चलता रहेगा। पाखी तीखी आवाज़ में बोली, मुफ्त में मुझे कुछ नहीं चाहिए और हमदर्दी तो बिल्कुल ही नहीं। घर का काम काज समझ कर पाखी ने कमान संभाल ली। बार बार मन में कल की घटना घूम रही थी। सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो कुछ उसके साथ हुआ, नहीं तो ज़िंदगी भर दूसरों की दया पर ही निर्भर रहती और दीन बनी रहती।
अब सबसे नाता तो टूट गया, पर अपनी लड़ाई लड़ने का जो हौसला और उत्साह उसके अंदर जाग उठा है, वो उसे कोई भी उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहा है। भगवान की शुक्रगुजार थी कि मनमोहन जैसे व्यक्ति से मिलने का संयोग दिलवाया। आज के युग में इतने नेक इंसान का मिलना असंभव था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हो चल बसी थी। दरवाजे के पीछे रखी एक छड़ी जब मनमोहन जी ने उसे लाकर दी और कहा, जब तक तुम्हारी टांग नहीं लग जाती इस छड़ी से काम चला लो, तो बहुत संक्षेप में उन्होंने बताया कि ये उनकी दिवंगत बेटी की है, जिसकी टांग गैंग्रीन के कारण काटनी पड़ी और कुछ दिन बाद वो नहीं रही। पूरे शरीर में गैंग्रीन फैल चुका था। उसका मन दुखी तो बहुत हुआ था, पर यह सब छोड़कर आगे जो बढ़ना था। सबसे पहले पाकी ने पता लगाकर कृत्रिम अंग के लिए संपर्क किया और उनकी शाखा में जाकर लिखा पढ़ी के बाद उसके टांग लगा दी गई। वो बहुत खुश थी अपनी खुददारी पर। 12वीं पास कर चुकी थी, पर सर्टिफिकेट कहाँ थे, अतः प्राइवेट से दोबारा 12वीं की परीक्षा दी, जिसमें उसके 90% अंक आए। इससे उसका हौसला और आत्मविश्वास और बढ़ा। असली समस्या तो अब विषय चुनने की थी। उसका मन था वो डॉक्टर बने। मनमोहन जी ने उसका समर्थन कर हिम्मत दिलाई। न जाने कितने कितने पापड़ बेलने पड़े, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट। सबसे कठिन था एंट्रेंस टेस्ट। सारा दारोमदार इसी पर निर्भर था। उसे अपनी योग्यता पर दृढ़ विश्वास था, पर स्पर्धा बहुत तगड़ी थी। धड़कते दिल से परिणाम वाले दिन मनमोहन जी को देखने को भेजा। डर रही थी कि उड़ान भरने के पहले फिसल गई तो। मनमोहन जी को आने में जितनी देर हो रही थी, उतनी उसकी उतावली बढ़ रही थी। थोड़ी देर में घंटी बजने पर दरवाजे पर उतरा मुंह लेकर मनमोहन जी को खड़ा देखा। उसके नीचे की तो जैसे ज़मीन खिसक गई। पर मनमोहन जी पीछे हाथ में क्या छुपा रहे थे? देखा तो मिठाई का डिब्बा था। फिर क्या था? ठाका मारकर मनमोहन जी ने पहली बार उसे गले लगाया। बोले, मेरी बेटी फेल कैसे हो सकती थी? कुछ दिन बाद इंटरव्यू कॉल भी आ गई। इंटरव्यू के लिए जाते जाते बहुत घबराहट हो रही थी। मनमोहन जी ने हिम्मत दिलाई कि डरने की कोई बात ही नहीं है, अंक अच्छे हैं और योग्यता में कोई कमी नहीं है, तो फिर क्यों घबराना। मनमोहन जी ने साथ चलने का बहुत आग्रह किया, पर वो नहीं मानी और अकेले ही चल पड़ी। एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में इंटरव्यू के लिए आए लड़के लड़कियां बैठे थे। पाकी भी एक कुर्सी पर जा बैठी। किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। वो भाप गई थी कि कुछ कैंडिडेट्स काफ़ी अमीर घर के लग रहे थे, कुछ लड़कियां बनी ठनी अपनी डींगें मार रही थीं। बार बार पाकी के मन में आ रहा था कि इनके आगे वो क्या टिक पाएगी, पर साहस बटोर रही थी कि योग्यता में तो उसे पछाड़ना आसान नहीं होगा। अंग्रेजी भी बोल लेती है, पर इन लोगों की तरह एक्सेंट मार कर इतराते हुए नहीं। ठीक है, जो होगा सो होगा। ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो रही और मौके आएंगे, पर ये नेगेटिव सोच क्यों? तभी उसका नाम पुकारा गया। वो अपनी पूरी फाइलें और पेपर संभालते हुए अंदर गई। चिकित्सा से संबंधित कई प्रश्न उससे किए गए। उसने देखा कि इंटरव्यू लेने वाले उसके उत्तरों से काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे थे। इससे उसका मनोबल बढ़ा। अंतिम प्रश्न पूछा गया कि चिकित्सा के किस क्षेत्र में वो जाना चाहेगी, तो उसने तपाक से उत्तर दिया, आर्थोपेडिक्स अर्थात हड्डी विभाग में। कारण पूछा गया तो उसे अपनी कहानी याद आ गई, पर उसे दुखद कहानी सुनाकर सहानुभूति के बल पर नहीं, बल्कि योग्यता के बल पर दाखिला चाहिए था। उसने उत्तर दिया कि वो इस विभाग में विशेष योग्यता हासिल कर गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा देना चाहेगी, ताकि पैसों के कारण उन्हें जलील न किया जाए और वे इलाज न करवा पाएँ। सबके चेहरों पर उसने मुस्कुराहट देखी तो उसे लगा कि उसने उन्हें संतुष्ट कर दिया है। नमस्कार कर वो बाहर आई तो खुश थी। उसे लगा कि उसका चयन हो जाएगा। इसी विश्वास को लेकर वो घर लौटी। मनमोहन जी बड़ी अधीरता से उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसका प्रफुल्लित चेहरा देखकर समझ गए कि इंटरव्यू अच्छा हो गया है। पाकी ने पूरे ब्यौरे से बताया कि क्या क्या पूछा गया, उसने क्या क्या उत्तर दिए। दोनों ने चैन की सांस ली। 2-3 दिन बाद पाकी को डाक से इत्तला दी गई कि उसका दाखिला हो गया है और उसे नियत समय पर कॉलेज में कुछ औपचारिकताएं पूरी करने को बुलाया गया है। औपचारिकता पूरी करने के बाद उसे कक्षा में बैठने की स्वीकृति मिल गई। अब वो नियमित रूप से कॉलेज जाने लगी। कक्षा में उसे अपने गांव की एक लड़की सुकन्या मिली, पर उसने उससे सीधे मुंह बात नहीं की, क्योंकि गांव में पाकी के भाग जाने से उसके परिवार से और उसके नाम से सब नफरत करने लगे थे। एक दिन वो कॉलेज पहुंची तो उसे बताया गया कि उसका दाखिला रद्द कर दिया गया है। पाकी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो दौड़ी दौड़ी रजिस्ट्रार के पास गई और दाखिला रद्द करने का कारण पूछा।
उसने बताया कि पाकी ने कुछ बातें छुपाई हैं, फॉर्म में कुछ कॉलम छोड़ दिए हैं और कुछ गलत भी भरा है। पाकी ने कागज़ और फॉर्म को ध्यान से देखा। माँ बाप के कॉलम में उसने मृत लिखा था, पिता के कॉलम में मनमोहन जी का नाम लिखा था। कोई बीमारी या शारीरिक कष्ट के बारे में उसने लाइन खींच रखी थी। कॉलेज के प्रबंधन ने उसके झूठ और छल के कारण उसका प्रवेश खारिज कर दिया था। पाकी समझ नहीं पा रही थी कि जो तथ्य केवल वो और मोहन जी ही जानते थे, वो कॉलेज प्रशासन के पास कैसे पहुँचे। ओहो, तभी उसका माथा ठनका कि जरूर ये उसके गांव की सुकन्या का काम है। सिर्फ वही नहीं, उसके पिता भी आकर उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलकर गए होंगे। तभी प्रबंधन को अनुशासन के अंतर्गत ये कार्यवाही करनी पड़ी होगी। सुकन्या से जाकर लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन हार मानकर चुपचाप बैठने वालों में से वो नहीं थी। जलालत और कष्ट की इतनी लंबी यात्रा पूरी करके मंजिल को कैसे फिसल जाने दे सकती थी। घर आकर मनमोहन जी को रुआंसी होकर सारी बात बताई। उन्होंने उसे ढांढस बंधाया और कॉलेज के अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। अगले दिन पाकी जाने को तैयार हुई तो मनमोहन जी भी साथ चलने को तैयार हो गए। पाकी ने उन्हें मना लिया, पर वे इस कठिन समय में उसे अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। पाकी ने कहा, अब तक उसने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी है और अभी भी कोई और उसकी पैरवी नहीं करेगा। मनमोहन जी पाकी की जिद को जानते थे, अतः उसकी ये शर्त मान गए कि वो बाहर बैठे रहेंगे, उसके साथ बात करने अंदर नहीं जाएंगे। कॉलेज पहुंचकर प्रशासन अधिकारी को पाकी ने संदेश पहुंचाया। उन्होंने कहलवाया कि उनके पास केवल 15 मिनट का समय है। पाकी कमरे में गई तो अधिकारी ने काफ़ी बेरुखी और नाराज़गी से सख्त आवाज़ में कहा, जानती हैं प्रशासन को अंधेरे में रखने, झूठे बयान देने और तथ्यों को छुपाने का क्या परिणाम होता है। आपके पास कोई आधार है अपने आप को सही सिद्ध करने का? क्या गारंटी है कि आप अभी भी सच ही बोलेंगी? पाकी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं आपकी बात मानती हूँ। उतना कह सकती हूँ कि मेरे साथ जो घटा है, यदि वो किसी और लड़की के साथ होता तो कब की मर गई होती। फिर उसने विस्तार से उन्हें वो सब कुछ बताया। इस पर वो अधिकारी बोले, तो तुम क्या वही लड़की हो जिसके बारे में कुछ वर्ष पहले अखबार की सुर्खियों में खबर छपी थी और उसके हौसले की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी कि कैसे उसने अपने साथ हुई बदसलूकी का मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकी की जान में जान आई और हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली, जी सर। वो अधिकारी उठा और पाकी के पास आकर उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, तुम्हारे हौसले की दाद दूंगा। तुम्हारी ज़मीन से आकाश तक की उड़ान में तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, ये एक मिसाल है। हमें कॉलेज के नियम कानून से चलना पड़ता है, पर मानवीय आधार पर इन्हें अनदेखा करने का प्रावधान भी है। मैं समझता हूँ कि तुम जैसी जाबाज विद्यार्थी को जगह देकर हमारे कॉलेज का गौरव बढ़ेगा और अन्य कॉलेजों को प्रेरणा मिलेगी। बस एक बात जानना चाहता हूँ कि वो फरिश्ता कौन है जिसने तुम्हें अपने घर में शरण दी। पाकी को लगा अब वो मनमोहन जी को अंदर बुला सकती है। उनका श्रेय तो उन्हें मिलना ही चाहिए। मनमोहन जी को देखते हुए अधिकारी अपनी कुर्सी से उठा और तपाक से बड़ी गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाकर बोला, अरे सर, अगर मुझे पहले पता लग जाता तो पाकी को परेशानी में नहीं डालता। मनमोहन जी मुस्कुराए, बोले, ये तो झांसी की रानी है, अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। इसके हौसले का क्या कहूँ, बड़ी खुददार लड़की है। उसके बाद पाकी ने पढ़ाई जारी रखी, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनी और कितने निर्धन ग्रामवासियों, लड़कियों और लड़कों का मुफ्त इलाज किया और स्कॉलरशिप देकर अनेक बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाया। एक दिन अचानक कुछ लोग मिलने आए। वे पाकी का सम्मान करना चाहते थे। पाकी ने बहुत मना किया पर वे नहीं माने। बोले, आप तो मिसाल हैं, प्रेरणा भी हैं, आपको लोगों के सामने आना ही होगा। बड़ी मुश्किल से पाकी ने हामी भरी। समारोह वाले दिन जब पाकी मनमोहन जी के साथ पहुंची तो हैरान रह गई। ये तो वही स्थान था जहां की एक घटना ने उसका पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया था। जिस स्थान पर उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी, आज उसी जगह उसका सम्मान किया जा रहा है। समारोह अच्छी तरह संपन्न हुआ। अंत में पाकी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब तरफ से हताश होकर उसका हौसला पस्त हो जाता है, परंतु एक क्षण ऐसा भी आता है जब यही हौसला उम्मीद के पंखों पर बैठ ऊंची उड़ान भरकर गंतव्य पर पहुंचा देता है। ज़रूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य की। तालियों की गड़गड़ाहटों के बीच पाकी ने हाथ जोड़कर सबसे विदा ली। अगले दिन सब समाचार पत्रों की सुर्खियों में पाकी के हौसले की उड़ान का जिक्र छाया हुआ था।
अभी आप सुन रहे थे प्रवासी कथाकार अन्नदा पाटनी जी की लिखी हुई कहानी पाखी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।